हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन को भी हम जियो पॉलिटिक्स से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स में जो कार्टून आजकल चल रहे हैं, जो पूरी घटनाक्रम चल रहा है, उसको फिर से मद्देनज़र रखते हुए आज का सेशन वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो ये फॉरेन पॉलिसी में आजकल बहुत चर्चा है कि भारत अमेरिकी व्यापार तनाव में उभार देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने सेक्शन 301 के तहत भारत के ऊपर टैरिफ को बढ़ाने की वकालत की है। साथ ही भारत को जो फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर रखा था, उससे हटाकर वॉच लिस्ट में डालने की अनुशंसा करने वाला है, ऐसी चर्चा है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा घोषित नए व्यापारिक प्रशुल्कों ने भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण तनाव उत्पन्न किया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि 2026 में भारत की विदेश नीति और घरेलू अर्थव्यवस्थाओं के बीच रेखाएं पहले से अधिक धुंधली होने वाली हैं या हो चुकी हैं। यह स्थिति भारत के लिए रणनीतिक चुनौती प्रस्तुत करती है, जहां आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि आपको अपने आर्थिक हितों की तो सुरक्षा करनी ही है, यानी अमेरिका के कहने पर। अमेरिका का क्या कहना है? अमेरिका का कहना है कि भारत जो मेक इन इंडिया की मुहिम चला रहा है, उसके तहत वो हमारे यानी कि अमेरिकी कंपनियों पर इस तरह के सेंक्शन लगाता है, इस तरह के टैरिफ लगाता है, जिससे हम उसके मार्केट में फ्री प्लेइंग फील्ड यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड से बाहर हो जाते हैं और हम बराबरी का मैच नहीं खेल पाते हैं। हमको हमारी वस्तुओं को, हमारे निर्यात को, जो हम उनको बेचते हैं, उसे वो महंगा कर देते हैं अमेरिका में, जिससे हम प्रॉपर जिस तरह का एक पार्टिसिपेट इकोनॉमी में करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, और जबकि भारत हमसे इस तरह के लाभ लेता रहता है। इसलिए अब आवश्यकता है कि भारत को भी सबक सिखाया जाए। अच्छा, आपको बताएं, जो अमेरिका जो अब तक ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का नेता बना फिरता था, अब इसने इस चीज़ से इसका मोह भंग हो चुका है। अब ये ग्लोबलाइजेशन को दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती मानता है। ग्लास्को में जो समिट अभी हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुलेआम, जब हमने आपको कल सेशन शेयर कर रहे थे तो हमने बताया था, फ्रांस के राष्ट्रपति की कुछ चैट यूएस प्रेसिडेंट ने लीक कर दी, जिसमें वो एक विनम्र निवेदन कर रहे थे कि यार आप इस तरह की चीज़ें बंद कर दीजिए। ग्रीनलैंड पे हम आपके साथ, ईरान पे आपके साथ थे, हम आपके साथ इराक पे थे, हम आपके वेनेजुएला पे भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आप ग्रीनलैंड पे बंद कर दीजिए। तो यूएस प्रेसिडेंट ने उस चैट को लीक करते हुए कहा कि देखो, ये हमसे डीलिंग कर रहे हैं बैक डोर पे, और आगे बनते हैं शांति दूत। इस तरह की बातें सामने आने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने कठोर प्रतिक्रिया कल अपने भाषण में दी। उन्होंने एक तरह की धमकी दे दी अमेरिका को, और उनके बयानों की जर्मनी ने तुरंत अनुशंसा भी कर दी। मतलब राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो बताया उसको जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष ने भी अनुमति दे दी कि हाँ, ये बात सही है, आप गलत कर रहे हैं अमेरिका। अच्छा, अब अमेरिका ने कल अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर यूएस प्रेसिडेंट ने एक पिक्चर शेयर की, जिसमें ये जो कनाडा है, जिसे आप येलो कलर में देख रहे हैं, ये इस पर भी अमेरिकी झंडा बना हुआ था। यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अमेरिकी झंडा बना हुआ था, पूरा यहाँ तक अमेरिकी झंडा बना हुआ था। तो अब ये चर्चा का विषय है, और यूरोपीय यूनियन ये बात समझ रहा है कि इस तरह से तो कोई भी। अच्छा, कल जब यूएस के सेक्रेटरी ग्लास्को में बोल रहे थे, तो उन्होंने धमकी किसकी दी, उन्होंने डर किसका दिखाया? उन्होंने डर दिखाया चीन का। उन्होंने कहा चीन कभी भी ताइवान के ऊपर कब्जा कर सकता है, चाहे ताइवान में 99% चिप्स बनती हैं, सोचिए उस वक्त दुनिया का क्या हो। तो तुम क्या कर रहे हो भाई? अमेरिका की ये पॉलिसी रही है। अच्छा, अब एक चीज़ और विश्लेषक इस बात को जोड़ रहे हैं कि क्यों अब तक रूस और यूक्रेन का जो वार था वो बंद क्यों नहीं हुआ। तो अब ये बातें उनको समझ में आ रही है कि रूस और यूक्रेन का वार खुद अमेरिका नहीं चाहता कि बंद हो, क्योंकि अगर ये वॉर बंद हो जाएगा तो ये जो यूरोपीय यूनियन है, इसके अंदर से रूस का डर खत्म हो जाएगा। अगर कोई समझौता हो जाता है कि रूस हमला नहीं करेगा हमारे ऊपर, अगर ये निश्चिंत हो जाते हैं, तो ये अमेरिका के पास जो गिगी बांधते हैं, ऐसे जाके खड़े होते हैं, वो खड़े होना बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि उनको जब जब आपके पास किसी चीज़ का डर होता है, तभी आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। भाई, अगर आपको डर है कि आपको कोई शॉट कर सकता है, तभी आप बॉडी गार्ड लेके घूमोगे ना अपने साथ। तो यूरोपीय यूनियन को डर है कि रूस उन पर कभी भी हमला कर सकता है, रूस उन पर कोई इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। उससे प्रोटेक्शन पाने के लिए नाटो के साथ ही जुड़े रहते हैं। अमेरिका पहले क्या कहता था कि तुम लोग, मैं खर्चा कर रहा हूँ, तुम लोग आराम से खूब डेवलप करो, खूब पढ़ो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपने आप को खूब डेवलप किया रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। अब जब वो, अब बाकी लोगों को उसने बना दिया पंगु। ये ठीक वैसा ही है जिस तरह वेलेज़ली ने
ब्रिटिश जब ब्रिटिश आए थे उनके साथ भी वैसा ही होगा, जैसा उन्होंने भारत के साथ तब किया था वैसा अब उनके साथ हो गया। वेलेजली जब भारत आता है उसने कहा भारतीय राज्यों से कि तुम लोग सेना मत रखो, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, तुम बस मौज करो, आप केवल मौज करो, राजसी ठाठ जियो, और अगर तुम्हारे पर कोई हमला करेगा तो हम वहाँ खड़े मिलेंगे। सब मान गए, भारत के लोग भी मान गए, उन्होंने अपनी सेनाएं स्थगित कर दी और ब्रिटिश आर्मी रख ली, उसको पैसा देने लगे, मतलब उनसे पैसा भी ले रहे थे, उनकी सुरक्षा की गारंटी भी ले रहे थे। मामला क्या हुआ, मामला ये हुआ कि जब लड़ने की नौबत आई तो उसके पास भी ब्रिटिश प्रोटेक्शन है, उसके पास भी ब्रिटिश प्रोटेक्शन है, तो कौन किससे लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने सब पे कब्जा कर लिया। वही नीति जो उस समय 18वीं 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ने अपनाई थी, वो नीति अब अमेरिका ने ब्रिटिश के साथ अपना दी, यानी पूरे यूरोप के साथ अपना दी। अब यूरोप पंगु हो चुका है, यूरोप के पास अपनी सैन्य शक्ति नहीं है, जिसका ये जो वर्तमान सिनारियो आप देख पा रहे हैं वही उसका एक कारण है। अच्छा, अब अमेरिका ने इस वक्त पूरे वर्ल्ड में एक तरह का टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। 10% टैरिफ इनके ऊपर है, 15% टैरिफ रेड कलर वालों के ऊपर है, मैरून कलर वालों के ऊपर 16 से 25% टैरिफ है, और 26 से 50% टैरिफ इनके ऊपर लगा है। इसमें कौन कौन शामिल है, इस चीज़ को देखने वाली गौर की बात है तो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, रसिया, ये जो ब्रिक्स कंट्री हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका को अगर किसी का इस वक्त डर है तो ब्रिक्स का ही डर है। ब्रिक्स में ही वो क्षमता है जो अब अमेरिका को प्रत्युत्तर मतलब ब्रिक्स में ये क्षमता है कि अमेरिका को काउंटर कर सकती है। आप उसको इस तरह से देखिए कि भारत की बहुपक्षीय रणनीति में अमेरिकी दबाव को कम करना है, नए प्रशुल्कों से द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जोखिम विविधीकरण। अब भारत ये चाहता है कि जब हमारे ऊपर इस तरह का संकट आता है तो हमें अपने जोखिम को अलग अलग डायरेक्शन में बांटना चाहिए, किसी एक के भरोसे नहीं रहना है। ऐसे में भारत के साथ साथ अन्य राष्ट्र भी अल्टरनेटिव मार्ग, वैकल्पिक मार्गों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में सबको भारत एक बढ़िया गंतव्य, एक बेस्ट गंतव्य के रूप में दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि कल इकोनॉमिक फोरम की बैठक में यूरोपीय देशों ने चीन को आमंत्रित कर दिया। कनाडा के चीफ ने चीन को स्वयं आमंत्रित कर दिया कि चीन आओ और हमारे यहाँ तुम इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि अब उनको चीन से डर नहीं लगता। अब उनको लगता है कि अमेरिका से बचाने के लिए, अमेरिका से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है कि चीनी इन्वेस्टमेंट आपके देश में हो। ठीक वैसा ही जैसा हमारे ऊपर जो पाकिस्तान बैठा हुआ है, पीओके, हमारे पीओके को लेके वो चीन को क्यों वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है, क्यों आमंत्रित कर रहा है, उसका कारण यही है कि अगर चीन का इन्वेस्टमेंट होगा, अगर चीन की आर्मी वहाँ उपस्थित होगी तो भारत की कोई भी कार्रवाई पर चीन भी प्रतिक्रिया देने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी ही चीज़ें अब यूरोपीय यूनियन को समझ में आ रही है, कनाडा को समझ में आ रही है कि अब इस आदमी से बचाने के लिए हमें कौन आएगा। रूस तो आएगा नहीं, क्योंकि रूस तो पहले ही बझा पड़ा हुआ है। इस वक्त ताकत में कौन है, इस वक्त ताकत में चीन है। तो अमेरिका को खुद ये बात नहीं समझ में आ रही कि वो चीन को खुद एक वैश्विक अर्थव्यवस्था, एक वैश्विक लीडर के रूप में बनाने में अपने इन कार्रवाई से योगदान दे रहा है। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है ब्रिक्स और डी डॉलराइजेशन की चुनौती। ब्रिक्स की जो ब्रिक्स प्लस कंट्रीज हैं उन्होंने एक नई मुद्रा यानी कि डी डॉलराइजेशन को चुनौती देते हुए ब्रिक्स की मुद्रा लाने का प्रयास किया है, जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। रूस और चीन ब्रिक्स के माध्यम से वैकल्पिक मुद्रा प्रणाली विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर विकसित होगी। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कम करना है। भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है इसमें। भारत के पास एक रणनीतिक गठबंधन है जिसका नाम है क्वाड। आपको पता है क्वाड में 4 कंट्रीज हैं जो चीन को काउंटर करने के लिए बनाई गई हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। भारत का एक रणनीतिक गठबंधन है और भारत का एक वित्तीय गठबंधन यानी कि ये इकोनॉमिक गठबंधन है जिसका नाम है ब्रिक्स। अब इन दोनों के बीच संतुलन बैठाना बहुत जरूरी है। यानी ब्रिक्स के साथ जब भारत जाता है, ब्रिक्स को सपोर्ट करता है, तो डॉलर को चुनौती मिलती है। डॉलर को चुनौती मिलने का मतलब हुआ कि अमेरिका को चुनौती मिल रही है, और अमेरिका को अगर भारत क्वाड की तरफ जाता है तो अपने आप वो ब्रिक्स से दूर होता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे में अब जरूरत है कि भारत की विदेश नीति को इन दोनों के साथ सामने स्थापित किया जाए। हालांकि भारत ने अब तक, अभी आज की डेट तक की बात करें तो अब तक हमने बेहतरीन काम करते हुए दोनों के बीच लगभग साम्य स्थापित किया हुआ है। अमेरिका ने हमें इतना प्रोवोक किया, हमें इतना बुली किया, लेकिन हमारी जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत संयमित और संतुलित थी। अच्छा, अब सारे पूरे यूरोपीय कंट्री ये समझ रहे हैं कि हाँ, भारत ने बहुत सही काम किया। इसने अपनी इनकी चुनौती, जब इसने चुनौती, अमेरिका ने चुनौती दी, अमेरिका के, भारत के पास वो 2 ऑप्शन थे
इवन विदेश नीति में या हमारी जो विपक्ष सरकार थी, हमारी जो जनता थी, वो भी इस वक्त नहीं जान पाती कि मामला क्या हुआ। अगर नरेंद्र मोदी चुपचाप से, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर चुपचाप से अमेरिका की बातों से सहमत हो गए होते तो आपको कुछ नहीं पता चलता, एक बड़ी ट्रेड डील बन के सामने आती और सब कहते कि हाँ अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो गई। लेकिन क्योंकि उसमें भारत का नुकसान था, भारत को आर्थिक रूप से समझौते करने पड़ रहे थे, ऐसे में हमारे देश ने निश्चय किया, हमारे देश ने डिसाइड किया कि हम झुकेंगे नहीं, भले हमारा कुछ नुकसान हो जाए। नुकसान हुआ, इस वक्त हम नुकसान की स्थिति में हैं, हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है, हमारे शेयर मार्केट में बहुत भयंकर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आपदा में अवसर, अब ये समय है जब हमें अवसर बनने की आवश्यकता है। अब जब पूरी दुनिया अंधकार में है तो हम दीपक बनकर चमक रहे हैं, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये ग्लासगो बैठक में यूरोपीय कंट्री ने कहा कि जो पहले अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की तरफ देखता था, अब उसका मुख बदल गया है। और उन्होंने ये भी निश्चित किया कि ट्रंप, ऐसा नहीं है कि ट्रंप के जाने के बाद ये चीज़ें सही होने वाली है। उन्होंने साफ किया कि चाहे ट्रंप रहें या आने वाला कोई अन्य प्रेसिडेंट हो, अमेरिका की नीतियां अब बदल गई हैं, क्योंकि अमेरिका के हित हमसे अब सध चुके हैं, हमारी ज़रूरत उसको अब नहीं है। अब उसको ज़रूरत है भारत की, अब उसको ज़रूरत है चीन की, अब उसको ज़रूरत है आसियान कंट्रीज़ की। अब ये सीधे आसियान कंट्रीज़ से बात कर रहा है, ब्रिक्स से बात करने का ट्राई कर रहा है, भारत और चीन से बात करने का ट्राई कर रहा है। ये अब हमारे ऊपर अब किसी तरह की मेहरबानी नहीं करेगा, अब हमें छोड़ देगा ये बंदर बाट में। क्यों हमने अपने आप को इस स्तर पर ले आए, क्यों हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए कि हम भी अपने हथियार बनाएं, हम अपने युद्धक क्षमताओं को इस स्तर पर मजबूत रखें कि अगर कल को नौबत आती है तो अपनी सुरक्षा हम स्वयं कर सकें। निश्चित रूप से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ये विजन कितना बढ़िया था कि उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को फॉलो किया और अपने आप को संप्रभु बनाया, अपने आप को पूर्णतः डेवलप करने की दिशा में। आप कुछ भी कहिए उन्होंने क्या गड़बड़ किया या आज की सरकार कुछ भी कहे, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि उन्होंने ही इस जो वर्तमान की हमारी सैन्य ताकत है उसकी नींव रखी। चाहते तो समाप्त भी कर सकते थे, काफ़ी कुछ उन्होंने कम भी किया था, ये बात भी अपने आप में एक फैक्ट है कि उन्होंने भारतीय सेना का बहुत बड़ी टुकड़ी, बहुत बड़ी संख्या कम कर दी थी 56 में, जिसका परिणाम उन्हें 1962 में देखने को मिल भी गया था। और कुछ गलतियां उनसे हुई, जैसे सुरक्षा परिषद में अपना जो वीटो का पावर उनको मिलने वाला था उसको उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दिया, उनको उन्होंने दान कर दिया। ये सब चीज़ें उन्हें थोड़ा सा और मतलब अपने लिए ही लेना था, ये किसी गुट की बात नहीं थी, उन्हें अपने लिए निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी उस वक्त की स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग थी, देश की स्थिति अलग थी, उसमें भी उन्होंने जिस तरह का गुट निरपेक्ष नीति को फॉलो किया वो आज भी हमारे विदेश नीति की जड़ बनी हुई है। आप वर्तमान सिनेरियो देख पाते हैं, एक तरफ रसिया है, एक तरफ अमेरिका है, सेंसन पे सेंसन लगे पड़े हैं, लेकिन हम दोनों में से किसी का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका हाथ छोड़ेंगे जो हम पर हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा, जो हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा हम उसका हाथ छोड़ देंगे। चीन रूस का दृष्टिकोण है कि आक्रामक डी डॉलराइजेशन और डॉलर विकल्प की स्थापना की जाए, जबकि भारत का संतुलन पश्चिमी और ब्रिक्स दोनों गठबंधनों के साथ संबंध बनाए रखने का उद्देश्य है। आर्थिक स्वायत्तता, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए लचीला दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025, इस अधिनियम के कई प्रावधान जनवरी 2026 से प्रभावी हो गए, जो भारतीय खेल प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहली बात पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहली बात, अब राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के अंतर्गत ये आरटीआई अधिनियम के दायरे में आते हैं। आरटीआई एक्ट, राष्ट्रीय खेल बोर्ड जो है वो आरटीआई एक्ट के दायरे में आते हैं। इनकी एनएसबी की स्थापना राष्ट्रीय खेल संघों की निगरानी के लिए की जाएगी। वित्तीय पारदर्शिता, खेल संघों की वित्तीय संचालन की निगरानी व्यवस्था की जाएगी। विवाद निपटारा के लिए खेल विवादों के त्वरित समाधान हेतु ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो खेल शासन अधिनियम है ये भारत के जो ओलंपिक स्तर के जो गेम हैं उनमें जो उच्च मानक होते हैं उनको संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा सुधार, वीबीएसए वर्तमान व्यवस्था है। अपने यहाँ शिक्षा क्षेत्र में यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया और भी बहुत से नियामक संस्थाएं हैं जो एक जटिल ढांचा तैयार करते हैं कि आप टेक्निकल एजुकेशन को ये गाइड करेंगे, बाकी एजुकेशन को ये गाइड करेंगे। तो ऐसे में भारत सरकार का एक प्रयास है वीबीएसए, जिसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान।
VBSA एकल नियामक के रूप में प्रतिष्ठित होने जा रहा है, जिससे सारे सामंजस्य बैठाया जा सकेगा, सारे पाठ्यक्रमों में सिलेबस सही किए जा सकेंगे और आगामी बजट 2026 में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है, जो भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में सुव्यवस्था और समन्वय लाने का प्रयास करती है। HPCL AD&C गैस समझौता ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में। आपको बता दें कि समझौते की मुख्य बातें क्या हैं। 10 वर्षीय दीर्घकालिक समझौता है। HPCL भारत और ADNOC UAE के मध्य ही समझौता हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। द्रवीकृत पेट्रोलियम LNG की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य। आपको बताएं कि भारत की जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व की व्यवस्था है उसको मजबूत करना है, क्योंकि जब आप जिस तरह का करंट में वैश्विक अर्थव्यवस्था या वैश्विक इकोनॉमी या वैश्विक पॉलिटिक्स को देख पाते हैं तो आपको समझ में आएगा कब कौन सी आपूर्ति बाधित हो जाए। मान लीजिए कल को हमारे साथ हम किसी युद्ध की स्थिति में पहुंच जाते हैं चीन या पाकिस्तान के साथ। ऐसे में सोचिए कि अचानक से अमेरिका दबाव बनाता है किसी राष्ट्र के ऊपर जो हमारे जैसे UAE है, हमारा पेट्रोलियम का बड़ा प्रोड्यूसर है, ये हमारे LNG का। अगर UAE पे दबाव बनता है कि तुम इन्हें पेट्रोलियम या ऊर्जा स्रोत नहीं दोगे तो भारत के पास अचानक से ऊर्जा स्रोत की कमी हो जाएगी। भारत का जो अब सोचिए ना, बॉर्डर पे हमारे ट्रक कैसे जाएंगे या हमारे फाइटर जेट कैसे उड़ पाएंगे तब। इसीलिए हमें रिजर्व बना के रखना होता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो इतना समय हमारे पास हो कि हम उतने समय में इतना रिजर्व रखे रहें कि हम युद्ध को समाप्त कर सके और अपनी जीत सुनिश्चित करने के बाद फिर बाकी लोगों से बात करें कि भाई क्या बात थी बताओ। रणनीतिक महत्व। यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और मध्य पूर्व के साथ ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वैश्विक तनाव का स्थानीय प्रभाव, निर्यात संकट। आपको बताएं स्वेज नहर की जो लाल सागर में ईरान और अमेरिका के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके बीच ईरान अमेरिका के बीच बड़े अंतर्राष्ट्रीय तनाव का सीधा प्रभाव भारतीय राज्यों की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला जो मांस निर्यात का प्रमुख केंद्र है, इस भू राजनीतिक संघर्ष से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। यहाँ से जो मांस का निर्यात होता था उसमें अचानक से 50% की कमी आ गई है। अब इससे होगा क्या? अब इससे मांस की जो आपूर्ति थी उन्नाव जिले की, जो निर्यात की जाती थी, अब वो उन्नाव में ही रह जा रही है। या तो वो सड़ेगी या तो वो औने पौने दाम पे किसी और को बेची जाएगी, भाई कुछ भी मिल जाए ले तो लो। ये स्थिति बन रही है ईरान संकट से। ईरान और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच जो संकट उत्पन्न हुआ उसके कारण ये, यानी कि अब केवल देश को नहीं प्रभावित कर रहा है ये मामला, अब ये राज्यों के व्यापार को भी प्रभावित कर रहा है। खासकर जब आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसे दैनिक जागरण में आज बताया गया है कि उन्नाव जिले में मांस निर्यात में 50% की कमी देखी गई है, इसलिए चर्चा का विषय है। कुंभलगढ़ पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र। पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से इको सेंसिटिव जोन ESJ घोषित किया है। यहाँ प्रतिबंधित गतिविधियों की बात करते हैं तो खनन और बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। संतुलित विकास की दिशा में एक कदम है और जो संरक्षण उद्देश्य है इसके, वन्यजीव आवास और जैव विविधता की सुरक्षा इसका उद्देश्य है। कुंभलगढ़ कहाँ है? तो कुंभलगढ़ है अपने राजस्थान में, ठीक है। कुंभलगढ़ का किला आपने सुना ही होगा। भारतीय स्कीमर पक्षी का संरक्षण, ये एक बायो इंडिकेटर है गंगा नदी के लिए। बायो इंडिकेटर क्या होते हैं? बायो इंडिकेटर ऐसे जैव संसूचक होते हैं जो ये बताते हैं कि अगर मैं उपस्थित हूँ तो इसका मतलब तुम ठीक हो, अगर मैं उपस्थित नहीं हो तो तुम किसी समस्या में हो। इसको इस तरह से समझ के देखिए कि लाइकेन के बारे में आपने पढ़ा होगा। लाइकेन अगर किसी स्पेसिफिक जगह पर उपस्थित होता है, उगता है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण कम है, क्योंकि लाइकेन बहुत सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा भी पर्यावरण का प्रदूषण उनको प्रभावित कर देता है। लाइकेन के विषय में बताएं कि एक पेड़ है लाइकेन, इसके इस तरफ से एक हाईवे जा रहा है, इसको समझ के देखिए कि हाईवे के इस तरफ लाइकेन नहीं उगते हैं, जबकि उस पेड़ के दूसरी तरफ लाइकेन उग सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हाईवे इतना सेंसिटिव है वो कि हाईवे के पास से जो गाड़ी आ रहे हैं उनसे निकला धुआं तुरंत उसको प्रभावित कर रहा है और इस तरफ का लाइकेन खत्म हो चुका है। कुछ दिनों में इस तरफ वाला भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम आपको उसकी सेंसिटिविटी के बारे में बता रहे हैं कि कितना सेंसिटिव होता है कि पेड़ के एक तरफ जिधर प्रदूषण है उधर वो नहीं होता है, जबकि पेड़ के दूसरी तरफ जिधर प्रदूषण नहीं है उधर वो होता है।
ये बाह्य संसूचक बताते हैं कि आपका जो जिस जिस भी चीज़ की आप गणना कर रहे हैं उस संसूचक के माध्यम से वो कितनी शुद्ध है, कितनी स्वस्थ है। ये जो भारतीय स्कीमर पक्षी हैं, ये गंगा नदी के संसूचक हैं। अगर ये गंगा नदी में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं तो माना जाता है गंगा नदी का जल स्वच्छ है, गंगा माता स्वस्थ हैं। इसी क्रम में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा बेसिन में इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए एक संयुक्त परियोजना प्रारंभ की है। आवास मानचित्रण और संरक्षण योजना के मुख्य घटक हैं प्रजनन स्थलों की पहचान और सुरक्षा, स्थानीय समुदायों के साथ जागरूकता कार्यक्रम, नदी पारिस्थितिकी तंत्र का समग्र संरक्षण इसका उद्देश्य है। यह पहल गंगा नदी की जैव विविधता को संरक्षित करने और लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो भारतीय स्कीमर पक्षी गंगा नदी में पाए जाते हैं। ये गंगा नदी के संसूचक के रूप में जाने जाते हैं। गंगा में डॉल्फिन गणना परियोजना बिजनौर में रेजवाइड डॉल्फिन अनुमान का दूसरा चरण शुरू किया गया है, जो गंगा नदी की पारिस्थितिकी स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रथम चरण बेसलाइन डेटा संग्रह और पद्धति विकसित करना। वर्तमान चरण जो द्वितीय चरण है व्यापक संरक्षण और जनसंख्या का अनुमान लगाना है। भविष्य की योजना है दीर्घकालिक निगरानी और संरक्षण की रणनीति को डिसाइड करना, जिससे गंगा में जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन को संरक्षित किया जा सके। ज्ञान भारतम मिशन और पराक्रम दिवस कल है 23 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हम पराक्रम दिवस को मनाते हैं। यह दिवस राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता संग्राम में अमर योद्धाओं को समर्पित है, खासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। इसकी तैयारियां चल रही हैं। साथ ही ज्ञान भारतम मिशन, भारत सरकार ने प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटल शोध के लिए इस मिशन को नई गति दी है। दिल्ली के विश्व पुस्तक मेला 2026 में विशेष प्रदर्शन लगा हुआ है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा समन्वित पहल डिजिटल संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच इसका माध्यम होगा। इसी के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं, वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन से संबंधित जो PDF नोट्स होगा या इस सेशन की जो क्रक्स हैं उनको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाएं और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू।